अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज सेकेंड ईयर का लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंटिन्यू है। और आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं और वो है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स का। तो देखो, हम सब ने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स को इस्तेमाल करा है और अगर इस्तेमाल नहीं किया तो बिल्कुल सुना होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के कौन कौन से पार्ट हैं और वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, और फिर जो ईएमएफ वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए एक फार्मूला भी ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या करता है। एक्चुअली ये एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, जो कि कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती है, हम लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं और वो है जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस को कहा जाता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ऐसा करने के लिए वो किस प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर रहा है, तो याद रखो वो प्रिंसिपल है मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ का मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि बात यह है कि अगर किसी कंडक्टर को मूव कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। और जब उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑलरेडी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब किसी भी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, और अगर एक क्लोज सर्किट हो तो उस ईएमएफ की वजह से करंट भी फ्लो कर सकता है। तो उसी प्रिंसिपल को यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि मूवमेंट को कन्वर्ट करवाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है फील्ड मैग्नेट। ठीक है, एक फील्ड मैग्नेट की ज़रूरत है, मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, यानी कि नॉर्थ पोल चाहिए, एक साउथ पोल चाहिए। और हमें पता है कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस काम करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ काम करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जो कि यहाँ पर हमने रखा हुआ है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल, एक तार है जिसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर रखा हुआ है, इन बिटवीन मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा हुआ है। और फिलहाल मैं आपको एक लूप से समझा रहा हूँ, फिर वो बात डेरिवेशन के अंदर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली एक लूप से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़, हमें आर्मेचर चाहिए। आर्मेचर यानी कि एक सॉफ्ट सिलेंडर होना चाहिए जिसके अराउंड हमने इसको लपेटा हुआ हो। ठीक है, और उसकी खास बात यह है कि वो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो सके। तो फिलहाल हम यहाँ पे शो नहीं करते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सिर्फ इस बात को समझ लो कि फिलहाल आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें स्लिप रिंग्स की। ठीक है, दो रिंग्स हैं जो कि एक्चुअली कनेक्शन बनाएंगे हमारे स्टेशनरी सर्किट का इस कॉइल से, इस रेक्टेंगुलर कॉइल से। देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जोड़ देता हूँ डायरेक्टली किसी सर्किट से, तो इस कॉइल के रोटेट होने की वजह से यहाँ पर बल आना शुरू हो जाएंगे जहाँ पर भी कनेक्शन आएगा। तो जब बल आना शुरू हो जाएंगे तो मे बी ये तार टूट सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने ये रिंग लगाए हैं। ठीक है, समझ लो एक सिलेंडर है, उसके अराउंड हमने ये रिंग लगा दी है। ये वाला वायर जो है वो इस वाले रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ वाला वायर जो है वो यहाँ तक कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि अब जो करंट होगा उसके फ्लो इस रिंग के अंदर भी हो रहा होगा। ठीक है ना, तो हम एक मूवेबल एक पार्ट दे दिया कि अगर यहाँ पर जो है वो कॉइल रोटेट होगा तो ये स्लिप रिंग जो है वो स्लिप करता रहेगा एक ख़ास स्टेशनरी पॉइंट पर, जो कि हमारे सर्किट के अंदर हम लगाते हैं और उसे कहते हैं कलेक्टिंग ब्रशेज़। ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कलेक्टिंग ब्रशेज़ हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट हैं जो कि अभी हम सर्किट से जोड़ेंगे। और सिर्फ याद रखो कि इस कॉइल के घूमने की वजह से ये स्लिप रिंग इसी के ऊपर स्लिप होता रहता है। रिंग है और वो इसी कलेक्टिंग ब्रश के ऊपर यानी कार्बन ब्रश के ऊपर स्लिप होता रहेगा, इसी वजह से इन्हें स्लिप रिंग्स कहते हैं। और ये हमारे करंट को कलेक्ट करते हैं, तो ये कलेक्टिंग ब्रशेस भी कहलाते हैं। नाउ अब सर्किट लगा हुआ है पूरा, तो ये देख लो यहाँ पर हमने वायर जोड़ दिए। ठीक है, एक इस कार्बन ब्रश से आ गया और एक इस कार्बन ब्रश से वायर आ गया। अब आप गौर से देखो, तार नहीं घूमेगा। जब ये स्लिप रिंग घूमेंगे तो सिर्फ कनेक्शन रहेगा इस कलेक्टिंग ब्रश के साथ और फिर करंट फ्लो कर सकता है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। यहाँ पे हमने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, तो नतीजे हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी देंगे हम इस कॉइल को, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल,
ठीक है, जब हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो इस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज होगा, और जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके मोशन की वजह से, जिसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और क्योंकि एक क्लोज सर्किट है तो करंट भी फ्लो करेगा। और अभी और समझ लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग क्यों होगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज क्यों करेगा। ठीक है, देख लेते हैं उसकी वर्किंग में। अब देखिए इस तरीके से रोटेट हो रहा है वायर, ये कॉइल जो है वो लगातार यहाँ पर रोटेट हो रहा है अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट कर रहा है और इसके रोटेशन की वजह से करंट गैल्वानोमीटर शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। लगातार अपनी डायरेक्शन को करंट जो है वो करता रहेगा ऑल्टरनेट। ठीक है, जिसको फिर हम समझ लेंगे हमारे अभी इस डेरिवेशन के अंदर, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पर जब कॉइल मूव होने की कोशिश करेगा तो कॉइल के मूव होने की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, कॉइल इस तरफ मूव होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी इस तरफ है। अच्छा जी, मोशनल ईएमएफ जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है। मोशनल ईएमएफ जो है ये आ गया ईएमएफ मोशनल, ये बराबर होता है वी बी एल साइन थीटा की। ठीक है, ये आ जाएगा वी बी एल और साइन थीटा हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप एंगल देखोगे, जो साइन थीटा है ना, ये है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है उस कंडक्टर की किस डायरेक्शन के अंदर। तो फिलहाल जो कंडक्टर की वेलोसिटी है, क्योंकि इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो फिलहाल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की तो ऑलरेडी यही डायरेक्शन है, यानी कि एंगल बन रहा है 0। ठीक है, अगर एंगल बन रहा है 0 तो साइन 0 0 होता है, यानी कि ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम हमें नज़र आएगा वो नज़र आएगा करंट 0 पर, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं। अच्छा, हम जैसे ही इस कंडीशन के अंदर आ जाएं तो अब देखो जो कॉइल मूव हो रहा होगा उसके मूव होने की डायरेक्शन होगी यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है या इधर अपवर्ड मूव कर रहा है। दोनों सूरतों में देखा जाए तो साइन जो मैंने आपको बताया वी बी एल साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा 1 के बराबर, साइन 90 1 हो जाएगा तो इसका मतलब वो हो जाएगा मैक्सिमम। और जैसे ही साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा तो इसका मतलब वी बी एल साइन थीटा मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ईएमएफ भी आ जाएगा मैक्सिमम। और यहाँ पर ग्राफ के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ को मैं शो कर रहा हूँ ई नॉट से। तो नतीजे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। ठीक है, जो कि साइन 0 होने की वजह से 0 पर आ गया, और उसके बाद फिर मैक्सिमम आ जाएगा ईएमएफ, जो कि मैंने बताया यहाँ पर जब रोटेट होते होते उसको कितना, जो उसका टोटल टाइम पीरियड है ना, उसका 1/4 टाइम गुजर जाएगा, तो उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगा ईएमएफ। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ, ये इस पॉइंट पर आपने देखा कि अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो आप देखोगे यहाँ पर ईएमएफ बन रहा होगा 0। फिर रोटेट होते होते जब वो 90 डिग्री पर चला गया, 90 डिग्री पर रोटेशन आ गई यहाँ पर, तो वो चला गया मैक्सिमम की तरफ। और इसी तरीके से जब रोटेट होते होते वो अगले पॉइंट पर पहुँचेगा। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा वाला होगा, अगला पॉइंट होगा जब वो रोटेट करेगा और वो जाएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अगेन आप देखोगे अब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, घूमते घूमते इस पॉइंट तक पहुँचा, वो यहाँ पर आ गया। जब वो इस पॉइंट पर आ गया तो अपने आप देखोगे दोबारा से ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसकी रोटेशन की अभी ऐसे डायरेक्शन है। तो अभी एंगल हो गया 180, तो वी बी एल साइन थीटा जो हमारा फार्मूला है उसके अंदर साइन 180 पुट करेंगे, साइन 180 भी 0 होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो जाएगा, मोशनल ईएमएफ, वो भी हो जाएगा 0। और उसके बाद अगेन अब जब हम रोटेशन करवाएंगे, ठीक है, जब हम रोटेशन कराने वाले हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, तो आप देखोगे अब जो डायरेक्शन होगी वो उसमें कॉइल घूमता हुआ ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, कॉइल घूमता हुआ ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, और जब कॉइल ऊपर की तरफ घूमने लगेगा इस पोजीशन पर, दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको आप 90 डिग्री कह रहे हो तो ये 270 डिग्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पर है तो यहाँ पर वो हो जाएगा 270 डिग्रीज, और जब वो हो जाएगा 270 डिग्री के ऊपर तो साइन 270 पुट करेंगे। ठीक है, तो साइन 270 बराबर होता है -1 के। तो वी बी एल साइन थीटा के अंदर साइन 270 माइनस आएगा, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा माइनस का ई नॉट के बराबर, जो मैक्सिमम होता है वी बी एल। ठीक है, तो ये माइनस का ई नॉट यहाँ पर आ गया। जब रोटेट होते होते कितना हो गया, देखो जब 1/4 रोटेट कर गया। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था जब यहाँ तक आ गया ये 1/4 हो गया। रोटेट होते होते जब इस पॉइंट तक आ गया तो ये हाफ हो गया, यानी कि t/2। रोटेट होते होते जब वो इस पॉइंट पर आ गया तो हो गया 3t/4,
और जब वो मेन रोटेट होते होते वापस पहुंच जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाएगा उसकी रोटेशन को, तो दोबारा से हम देखेंगे कि वो इस पोजीशन में आएगा कि साइन 0 डिग्री के बराबर होगा और साइन 0 करेंगे तो फिर से ईएमएफ आ जाएगा 0। अब आप गौर से देखो इस पैटर्न को, जो ईएमएफ इसने प्रोड्यूस करा है, पहले 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर दोबारा से 0 हो गया। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा ग्राफ, वो मिलेगा एक साइन कर्व मिलेगा जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को शो करता है। ये जो हमें करंट मिल रहा है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो एक ख़ास टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करता रहेगा, ऑल्टरनेट करता रहेगा। देखो T/2 के बाद डायरेक्शन ऑल्टरनेट हो जाएगी, पॉजिटिव करंट नेगेटिव और फिर दोबारा से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। इस तरीके से हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। अब एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेते हैं ईएमएफ की किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर। तो कंसिडर कर लेते हैं लूप ABCD ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इन द पोजीशन शोन इन फिगर, जो कि अभी हमने फिगर में देखा भी था। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द साइड AB और DC इज VBL sin थीटा, जो कि मोशनल ईएमएफ होता है, while induced EMF in the sides AD and CB cancels each other because they are moving in the same direction। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। हम एक कॉइल, वो जो कॉइल था जनरेटर का, उसको हम दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि जो EMF इंड्यूस होगा यहाँ पर, कहाँ पर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया पॉइंट C और ये हो जाएगा पॉइंट D, ठीक है। तो ये जो है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से यहाँ जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। लेट्स से इस तरफ आ गया नॉर्थ और इस तरफ आ जाएगा साउथ, ठीक है। तो हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इन वायर्स के अंदर, तो आप देखोगे वो VL sin थीटा हो जाएगा AB और CD में या DC में, वाइल जो कि होगा BC में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक या A से लेके D तक, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं सेम डायरेक्शन में, जबकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर एक हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यकीनन दूसरा हिस्सा जा रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं, अगर ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है और B जो है वो ब्रेथ है, B जो है वो ब्रेथ है इसकी, मतलब B हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बाकी A से लेके B और C से लेके D जो है वो लेंथ है, जिसको हमने यहाँ पे शो कर दिया है L से। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड कर रहे हैं, और B आपको पता है ब्रेथ के बराबर है। तो एक फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का, V बराबर होता है R ओमेगा के, और क्योंकि रोटेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे करके बॉडी रोटेट कर रही है, तो जो रेडियस है वो होगा ब्रेथ के हाफ के बराबर, ठीक है। अगर कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इसकी ब्रेथ B है, तो जो सर्किल है जिसमें रोटेट कर रहा है उसका रेडियस हो जाएगा ब्रेथ का हाफ, यानी कि B/2, और बाकी ओमेगा अपनी जगह पे ओमेगा लिखा हुआ है, तो V की जगह पे हम पुट कर सकते हैं B/2 ओमेगा। ओके, तो EMF क्या बनेगा, EMF का फॉर्मूला हो जाएगा V की जगह पर क्या आ रहा है, V की जगह पर आ रहा है B/2 ओमेगा, ठीक है। बाकी BL sin थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है, और क्योंकि दो डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, AB में भी प्रोड्यूस हो रहा है और DC में भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया ट्वाइस EMF मल्टीप्लाई बाय 2 कराया, 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो EMF आ गया ओमेगा BL sin थीटा। अच्छा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो इस B और इस L को साथ में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये बात हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ किसको शो करता है, एरिया को। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, EMF बराबर हो जाएगा A ओमेगा B और sin थीटा। ना मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, ठीक है। ये जो एंगुलर मोशन के लिए था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो हम रिप्लेस करा सकते हैं यहाँ पर, तो A ओमेगा B साइन ओमेगा टी, ओमेगा हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी, और टी आपको पता है कि रोटेशन को कितना टाइम गुजर चुका है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ये जितना भी है। और फाइनली, क्योंकि हमने तो स्टडी करा था उसको एक नंबर ऑफ टर्न के लिए, लेकिन जनरेटर के अंदर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, तो EMF जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा NA ओमेगा B और साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। NA ओमेगा B एक्चुअल जो है वो फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड कर रहा है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम EMF फाइंड करना है, तो हमें पता है मैक्सिमम का मतलब हो जाता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो साइन ओमेगा टी यकीनन 1 के बराबर होगा। अगर मैक्सिमम EMF आ रहा है तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब E बराबर आ सकता है, जो E0 है मैक्सिमम
ईएमएफ है वो बराबर आएगा एन ए ओमेगा बी, जो कि मैंने आपको बताया इन्हीं 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। सो ये वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को, कि ई बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो याद रखो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, जो ईएमएफ होता है उसका, वो डिपेंड करता है साइन पर। सो आई होप जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टॉपिक है, जो भी बातें हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से रिलेटेड, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।